अनटोल्ड स्टोरी। जी हाँ, कहानियों की अपनी श्रृंखला में आइए आज आपको सुनाता हूँ खुद की लिखी कहानी संध्या। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह मुझे भरपूर मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो आइए सुनते हैं कहानी संध्या, एक अनकही कहानी। संध्या ने जब किसी कारणवश घर छोड़ा था तो यह जरा भी नहीं सोचा था कि वह शाहजहांपुर से सीधे लखनऊ पहुंचेगी। वह तो बस अपना आग बबूला मन लेकर किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंची ही थी कि सामने धीमी गति से बढ़ती ट्रेन देख उसी में कूद कर चढ़ गई। समय रात का था और ट्रेन भरी हुई। उसमें कुछ लोग तो दरवाजे के पास बैठे ऊँघा रहे थे। ऐसे में क्या उसे बैठने की जगह मिलती। संध्या दरवाजे की दोनों हैंडलों को मजबूती से पकड़कर वहीं खड़ी हो गई और फिर बढ़ती ट्रेन की रफ्तार के साथ ही अपनी व्यथा पर सूखी आंख रोकर उसी के साथ अपने शहर से हवा हो गई। टिकट। सहसा टीटी ने जब उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला तो वह कांप उठी। झटके से पीछे मुड़ी तो टीटी को देख अपना सारा गुस्सा बड़ी चतुराई से उस पर उतार गई। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? वर्दी पहन ली तो सब कुछ भूल गए। टीटी के टिकट पूछने की बात दोहराने पर वह पुनः गरज पड़ी। बोली, मेरे पास कोई जेब पर्स नजर आ रहा है आपको? जाकर अंदर मदर फादर बैठे हैं, उनसे लो। टीटी भी कम न था, खौल उठा। बोला, तो जाकर मदर फादर के साथ बैठो, यहाँ इस जगह तुम्हारा कौन काम। अब वह धत की मशाल कहाँ बुझती। बोली, मेरी मर्जी, मैं ट्रेन में बैठूं या कहीं खड़ी रहूं, ये क्या आपको बताएंगे? फिर तो टीटी क्या, अब तक भरी निगाह से देखने वाले भी मानो दवा डालकर आंखों को गहन अंधकार में डुबो से गए। खूबसूरत लंबी कदकाठी की तो वह थी ही, पर व्यवहार रूप से भी अधिक तेज था उसका। साधारण कपड़ों में भी वह किसी बड़े घर की सी मालूम पड़ती थी, जो असल में थी नहीं। उसके पिता मामूली सरकारी मुलाजिम थे और माँ का साया सौतेला। वह तो बस ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह अपने तन को ढांपे थी। घर पर तो सिवाय लात और रूखा सूखा भोजन के और कुछ नहीं मिलता था उसे। अक्सर ऐसे घरों में पति बेबस और बच्चे घुटकर जीने को मजबूर होते हैं या फिर वे ढीठ हो जाते हैं। संध्या भी ढीठ ही थी, पर उसका यह ढीठपन अपने सौतेले भाई और उसके बिगड़ैल दोस्त के सामने कम ही टिक पाता था, जो बात बात पर उसके हाथ पैर बांधकर मारा करता था। दरअसल वह उसकी शादी अपने उसी बिगड़ैल दोस्त से करने पर उसकी हामी चाहता था, जिसके खर्च पर वह अपने सारे शौक पूरे करता था। और संध्या उसकी सारी करतूतों से अच्छी तरह से परिचित थी। आखिर इसी से छुटकारे के लिए उसको यही एक रास्ता सूझा। भला हो लखनऊ के उस सज्जन का, उसकी बगिया सदैव हरी रहे, जिसने मानवता को जिलाकर उसे आलमबाग बस अड्डे पर भटकते देख सकुशल सवासनी गृह पहुंचा दिया, जहां वह कुल 8-10 दिनों में ही अपने व्यवहार और विवेक से अपने तरह की तिरस्कृत सताई कई महिलाओं की हेड बन गई और फिर धीरे धीरे ऑफिस के भी सारे कामकाज में संचालिका का हाथ बटाने लगी। कभी कभी मंजिल उन्हें भी मिल जाती है जिनके कोई सपने नहीं होते हैं, बस निकल पड़ते हैं। संध्या काफी खुश थी, परंतु आंखों में बसी पिता की यादों को तो छलकना ही था। अक्सर रात में वह भीगी पलकें लिए ही सोती, लेकिन कभी चाहकर भी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दोपहर संध्या ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थी कि तभी पोस्टमैन एक चिट्ठी पटक गया। खोलकर पढ़ा तो लंबी चौड़ी बातों में लिखा था, मुझे पता चल गया है तुम कहाँ हो गेंदा। साथ ही साथ एक बात जो चिट्ठी में कईयों जगह लिखी थी,
मैं तुझे गेंदा लेने आ रहा हूं। लेकिन लिखने वाले ने कहीं भी अपना नाम पता नहीं लिखा था। पढ़ते पढ़ते जैसे संध्या को यह अपनी ही आप बीती लगी। वह पसीने से तरबतर हो गई। एक क्षण घबराई सी वह दरवाजे को निहार कर एक गिलास पानी पी उठी और फिर एकाएक कुछ याद सा आकर अंदर की ओर आवाज देते तेजी से दौड़ पड़ी। गेंदा, 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 तुमने बताया था मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर ये तुम्हें लेने कौन आ रहा है? कुछ तो बताओ गेंदा, खुलकर अपने अतीत के बारे में। वह उसके हाथों में चिट्ठी रख गई, पर गेंदा के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही था। फिर वह पढ़ती भी कब? 12-13 साल की नाजुक उम्र थी, यहां पहुंच गई। गेंदा मुंह सिकोड़ती सी बोली, पता नहीं, मेरा तो कोई नहीं है। मैं कहाँ कैसे किन हालातों से बचकर यहाँ आई हूँ, ये दुख सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब मैं हृदय को जरा भी इन बातों से नहीं चीरना चाहती। कहते ही उसने चिट्ठी पकड़ी और फाड़कर फेंक दी। इसका मतलब साफ है, वो हो चाहे कोई भी, पर तुम उसके साथ किसी हाल नहीं जाओगी ना। संध्या जैसे उसका मन टटोलकर उसी के मुंह से जवाब सुनना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। संध्या जवाब पाकर जैसे ही मुड़ने को हुई, तभी एक लड़की कुछ दूरी पर से आवाज देकर बोली, संध्या दीदी, बड़ी दीदी आ गई हैं, आपको पूछ रही हैं। वह ऑफिस पहुंची तो देखा उनकी बगल कुर्सी के पास एक अच्छे डिलडोल का बैठा युवक उसे देखते ही इस विचित्र अंदाज में मुस्कुरा उठा कि वह मानो अपने अतीत में ही पहुंच गई। फिर उससे कुछ बाहर निकली तो लगा वह हो न हो वही चिट्ठी वाला ही है। संध्या ने संकुचाकर धीरे से दीदी से पूछा, दीदी, ये कौन है? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुछ? अरे ये मेरा बड़ा बेटा वरुण है, अभी हाल ही में इसी की तो नौकरी लगी है। अच्छा, वो जो कागज तुमसे तैयार करवाए हैं इसे दे दो, ये जाकर जमा कर देगा। अब आए दिन वरुण ऑफिस के चक्कर काटने लगा। एक सुबह संध्या उसके रोज रोज के इन चक्करों से तंग आकर बोल ही उठी, आप, दीदी कहाँ है? वरुण ने वैसी ही निगाहों से हंसकर जवाब दिया, तबीयत खराब है उनकी। और फिर बड़े अंदाज से कुर्सी पर बैठ गया। कैसी अजीब सी हरकत उसकी आंखों से छलककर उसके व्यवहार को भी पुष्ट कर उठी थी, जो संध्या को पलकें झुकाने के साथ ही आधी मुड़ने को विवश कर गया। वह दीवार पर लगी तस्वीर को देखने का उपक्रम करते हुए बोली, तो आपका यहाँ कौन काम? यहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है, ये तो पता होना चाहिए आपको। दीदी रहती है ये अलग बात है। वरुण ने उसी तरह जवाब दिया, हम तो बस आपसे। अभी वरुण ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि संध्या एकाएक झुंझलाकर बोल उठी, ये कोई मंदिर वाटिका या कुछ और नहीं, अनाथालय है। आप जाइए यहाँ से, पुरुषों को अलाउ नहीं है यहाँ। कहते हुए वह अंदर की ओर बढ़ गई, लेकिन वरुण तेजी से उठकर उसे रोकते हुए बोला, रुकिए तो 1 मिनट। संध्या उग्र रूप से मुड़कर बोली, हम आपका मंसूबा अच्छी तरह समझ गए हैं। क्या जताना चाहते हैं आप? कि हमें बहुत चाहते हैं आप? क्या भर सकते हैं मेरी मांग में सिंदूर अपनी माँ के सामने यहीं पर? क्या दिला सकते हैं उनकी नजरों में मुझे बहू का वो मान सम्मान? नहीं ना? तुम मेहरबानी करके ये सब छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो अब आपके कारण हमें यहां से भी बेसहारा ना होना पड़ जाए। उसके इस तेज स्वर पर कई लड़कियां घबराई सी आकर दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो गई और वह एकाएक झटके से बाहर की ओर निकल गया। संध्या इस घटना से कई दिनों तक मन ही मन बड़ी आहत रही।
उसके सामने मुट्ठी भरकर बटोरी खुशी और एकाएक छत के बिखर जाने का भय हर रोज विकट रूप में खड़ा होता रहा। लेकिन इसका हल उसने बड़े धैर्य से उसी की उपस्थिति में ही दीदी के सामने करने का निर्णय कर लिया, जो तब से एक भी दिन ऑफिस नहीं आया था। धीरे धीरे बात आई गई सी हो गई और संध्या पहले की तरह सामान्य होकर अपने काम में व्यस्त हो गई। एक शाम ऑफिस में बैठी वह कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार कर रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। बताया गया कि गेट पर कोई साहब गेंदा को पूछ रहे हैं। इनकार और जाने को कहने पर वे किसी तरह मानने को तैयार नहीं। आप आकर जरा बात कर लीजिए। वह ठीक है कहकर फोन रख गई और एक क्षण कुछ सोचकर फिर गेंदा सहित 6-7 लड़कियों को साथ लिए गेट की ओर बढ़ गई। पहुंचते ही वह सभी को बाहर रोककर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, देखा एक छोटे से कद का दुबला पतला सांवले रंग का मैला कुचैला सा आदमी कुर्सी पर किसी साहब की तरह पैर पर पैर चढ़ाए रौब गांठी सा बैठा है और बार बार अपनी बढ़ी हुई गदली सी दाढ़ी को बाएं हाथ से सहेजकर उसे बीच बीच में सुलझा जा रहा है। संध्या उसे देखते ही गंभीर स्वर से बोली, कहिए कौन है आप? यहाँ किससे मिलना है आपको? उसने हल्की लड़खड़ाती जुबान से उत्तर दिया, अबे मैं गेंदा का आदमी हूं। कहाँ है गेंदा? जल्दी लाओ, बड़ी दूर जाए का है। कौन गेंदा? यहाँ कोई गेंदा नहीं रहती। संध्या ने तेज स्वर से कहा। अरे वाह, कैसे नहीं रहती? तुम्हारे बोलने से जल्दी लाओ औरत है वो मेरी। 2 बारी के अंदर जाते हुए देखा है। तब पिए नहीं था, नहीं तो वह दिन उठा ले गया होता। आज लाया भी हूं और पिए भी। यह सुनते ही संध्या गरज उठी। 2 लाठी पड़ेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। वह बोतल हाथ में लिए बड़ी याचना के भाव से उसके पैरों की तरफ झुक गया, मगर संध्या के अगल बगल खड़े सुरक्षाकर्मी बड़ी मुस्तैदी से उसे लाठी दिखाकर वापस बैठा गए। संध्या सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाकर बाहर ही करने को कह उठी, लेकिन वह हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते घुटनों के बल जमीन पर बैठ रहम की भीख मांगकर बोला, उसे एक बार दिखा दो, बस एक बार दिखा दो, बड़ा चैन आ जाएगा दिल को। संध्या कुछ नरम सी होकर बोली, कितनी उम्र होगी गेंदा की? तुम तो अधेड़ हो। अरे उम्र में क्या करना, बहुत छोटी रहे हमसे, हमें तो का साथ चाहिए बस। संध्या की शंका अब कुछ मजबूत सी होने लगी। हो न हो कहीं ये वो 14 साल की गेंदा इसी की तो औरत नहीं है जो इसके जुल्मों से तंगा कर भागी हो? फिर उसकी पीठ के वो गहरे निशान भी इसी की करनी के से लगते हैं। वह एकाएक बड़ी तेजी से बोली, फिर छोड़ क्यों दिया तुमने उसे? उसने ऐंठकर जवाब दिया, समय ना है इतना, लाओ का जल्दी देर हो ही रही। अब संध्या स्वयं ही इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानकर सभी लड़कियों को अंदर बुला गई और हिदायत दे गई कि जब तक वो बोलने को न कहे तब तक वे सभी चुप ही रहेंगी। फिर वह उससे बोली, बताओ इनमें कोई गेंदा दिख रही है तुम्हें? उसने तपाक से उत्तर दिया, काहे नहीं दिख रही, ऊ रही। और दोनों हाथ खोलकर वह बेतरतीब उसकी ओर बढ़ भी गया, परंतु सुरक्षाकर्मी डंडा पटककर उसे रोक गए। ये तो किरण है, कहते हुए संध्या ने सभी को वापस जाने का इशारा कर दिया। वह आदमी उन्हें जाता देख बौखलाई सी आवाज में बोला, हम भूले नहीं हैं, यही करेजिया हमको अच्छी तरह याद है। ढंग से बोलो, मतलब शादी नहीं की थी तुमने, ऐसे ही मिल गई थी? संध्या ने डांटते हुए बड़े आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा।
आदमी ने बड़े गुस्से से झल्लाकर उत्तर दिया, हाँ मिली रहे कहूं। अब कहाँ मिली रहे यूं मत पूछना। क्यों नहीं पूछेंगे? लेने आए हो तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा, तभी बेच पाएंगे साथ में। संध्या ने तीखे स्वर से जवाब दिया। वह आदमी फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल कर बोला, यो हमका रेलवे स्टेशन पर मिली रहे और हम अपन साथे रख लिए रहन, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बड़ा स्कूली लड़का इसको बहला फुसलाकर भगा ले गवा, जो कुछ महीने पर बड़ी दुर्दशा के साथ इसे वापस मेरे ही द्वारे चुपके से पटक भी गया, और ये मरी लड़की को जनकर फिर से पता नहीं कहाँ फुर्र हो गई। हम बहुत ढूंढे नीसे, अब जाए कहो मिली है। संध्या की आंखें अब नम हो आई थी। वह धीरे से बोली, लिए बगैर तो जाओगे नहीं यहां से? उसने खुश होकर उत्तर दिया, हाँ लेकिन चाहूं तो कुछ समय बाद वापस कर देंगे इसे। यह सुनकर संध्या हैरान हो उठी। जी मैं तो उसके आ रहा था कि वो उसे पीट पीट कर बोले कि औरत अनाथ पर भी कोई खिलौना नहीं होती, लेकिन उसकी ऐसी मनोदशा देखकर अब उससे उलझना अपनी बेवकूफ़ी समझ उठी। आंसू पोंछकर बड़े सोचनी भाव से वह बोली, अच्छा ठीक है, कल आओ। कल गेंदा की 4 लड़कियां और एक लड़का भी पुलिस की लिखा पढ़ी में आपको इस गारंटी पर सौंप देंगे कि आप उनकी देखरेख के साथ ही उन्हें सारी सुख सुविधाओं के साथ रखोगे। संध्या ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रख दी थी। यह सुनते ही उस आदमी का मानो सारा नशा हिरन हो गया। वह कांप उठा। उसके फड़फड़ाते चेहरे पर इनकार करने के से असंख्य भाव तैराए। संध्या इन भावों को पढ़कर भी चुपचाप उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन वह बोला नहीं और एकाएक प्राण सूखे सा ठीक है कहकर झटके से उठा और बाहर निकल गया। संध्या जब वापस पहुंची तो गेंदा उसके गले से लगकर जार जार आंसू बहा उठी। वह ढाढ़स बंधाते हुए बोली, घबराओ नहीं गेंदा, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी और न ही अब वह आदमी यहाँ कभी आएगा। तुम मुझ पर न सही बड़ी दीदी पर तो भरोसा करो जिन्होंने ये छत दी है। अपने नसीब पर रोना आ रहा है दीदी। माँ बाप न छोड़कर गए होते तो आज ये दुर्दशा न होती। बाहर बेसहारा लड़कियों औरतों के लिए कहाँ रास्ते सुरक्षित हैं दीदी। फिर वह सुबह सुबह कर रोने लगी। संध्या उसे पुनः समझाते हुए बोली, रोना तो हम सबके नसीब में लिखा है पगली। हमारे नसीब में कुछ ज्यादा लिखा है तो क्या हुआ? अरे हमने जीना तो सीख लिया है। जरा उनके बारे में सोच जो जबरन कहीं मुट्ठी में कस के रखी गई होंगी। फिर संध्या ने बड़े ही अपनत्व भाव से उसके आंसू पोंछकर उसे कंधे से लगाए हुए ही खाना खिलाने मैस की ओर बढ़ गई। समय कुछ आगे बढ़ा। वैसे भी समय कहाँ शांत रहता है, उसमें हरदम कुछ न कुछ उथल पुथल मची ही रहती है। अब इसे कुछ कहो न कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तसल्ली के लिए इंसान अपने नसीब को ही कोस लेता है। एक सुबह संध्या ऑफिस में बड़ी दीदी के साथ एक जरूरी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी थी और दोनों ही इस तरह कागजों में उलझी थी कि सिर उठाने की फुर्सत न थी। तभी वरुण अचानक ही बाहर से आकर बोल पड़ा, आप लोग इतने व्यस्त किसमें हैं कि टेबल पर रखी चाय तक ठंडी कर दी। वे दोनों अभी कुछ प्रतिक्रिया करती, वह बेखौफ परवाना जेब से पॉलिथीन निकालकर उसे टेबल पर पिस्तौल की सी भांति बड़े शान से रख गया और फिर बड़ी धृष्टता से आकर संध्या के पास खड़ा हो गया। संध्या ठिठक कर हिमसी हो गई। संचालिका उससे कुछ कहती, इससे पहले ही वह पॉलिथीन से मुट्ठी भर सिंदूर निकालकर उसकी मांग नीचे से ऊपर की ओर घसीट कर भर गया। संध्या हड़बड़ाकर चीखते हुए उठ गई और अपना चेहरा बेतरतीब झटक उठी।
जिससे सिंदूर छिटक कर चेहरे के साथ ही आसपास की सभी फाइलों को सराबोर कर गया। संचालिका दहाड़ उठी। वरुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? संध्या अपने दोनों कांपते हाथ माथे से सिंदूर पोंछने के लिए बढ़ा गई, लेकिन वह गरज कर उसे रोक गया। एकाएक की इस हलचल पर अंदर से सभी लोग दौड़ते आकर दरवाजे पर हिम हो गए। होश में तो हो तुम वरुण? जान रहे हो ये क्या कर रहे हो तुम? मां आग से उबलकर बोल उठी। वरुण ने बड़े गंभीर स्वर से उत्तर दिया, हाँ मां, अब ये आपकी बहू है। आप तो मेरा जिद्दीपन अच्छी तरह जानती हैं और इनके कहने पर इन्हें दिखा भी दिया। संध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये एकदम झूठ है दीदी। ये सब मैंने केवल और केवल इनके रोज रोज के चक्करों और घूरकर मुझे जब तब देखने से तंग आकर ही इन्हें डराने के लिए बोला था। और मैं इस विषय पर आपसे जल्द बात करने वाली भी थी। अच्छा, तो ये खिचड़ी बहुत पहले से उबल रही थी जो आज जाकर पकी है। ऐसा नहीं है दीदी, आप नाराज और चिंतित मत होइए। मैं उस करनी को कभी नहीं कर सकती जिस करनी से आपको दुख पहुंचे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भले ही आप मुझे यहाँ रखिए या बाहर करिए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पर सच तो ये है कि ये मुझे न कल स्वीकार था और न आज। और मुझे इस बात का भी अच्छी तरह ज्ञान है कि आपको पूरे घर और समाज के सामने खड़ा होना है। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं नहाकर बाहर हो जाऊं या फिर यहाँ आकर काम करूं? संध्या का यह दृढ़ स्वाभिमानी स्वर सुनकर संचालिका का हृदय का एक पल्लवित हो उठा। बोली, तुम्हारे हृदय में दूसरे की मान मर्यादा और भावनाओं के प्रति इतना सम्मान कि खुद के हाथ सब कुछ आकर भी ठोकर मार गई। निश्चित तुम बहुत बड़ी गुणवान और धैर्यवान हो संध्या। तुम चाहती तो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। मैं तुम्हें इसी वक्त बहू के रूप में स्वीकारती हूं संध्या। वह संध्या को गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ा उठी और संध्या की आंखें तरल होकर एकाएक घनी ओस से लुढ़क आई। ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।